बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। लाइव डॉक्टर शाहिद मसूद के साथ मैं हूं सुमेरा सलीम। नाज़रीन, आर्मी चीफ ने कहा है कि जब तक कौम और बिलखसूस नौजवान साथ खड़े हैं, पाक फौज कभी नहीं हारेगी। हमारे लिए पाकिस्तानियत सबसे अहम है। जबकि 26वीं आनी तरमीम के दौरान गायब रहने वाले पीटीआई पार्लियामेंटेरियंस के गिर्द घेरा तंग करते हुए पार्टी ने समात के लिए एक कमेटी तश्कील दे दी है। इसके अलावा भी दीगर मौज़ूआत पर आज हम गुफ्तगू करेंगे। स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर शाहिद मसूद। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम जी, आपको डॉक्टर साहब, 26वीं आनी तरमीम के दौरान जो पीटीआई पार्लियामेंटेरियंस नहीं थे मौजूद, उनके लिए पार्टी ने समात के लिए एक कमेटी तश्कील दे दी है। ये सब कुछ जो गुफ्तगू आने वाले चंद दिनों में होगी उसमें बहुत से मामलात अब इरेलेवेंट है, इस वक्त मुकम्मल तौर पे इरेलेवेंट हो चुके हैं। और उसकी वजह यह है कि तमाम जो दुनिया है इस वक्त उसमें बसात उलट गई है और नए नक्शे, नए मुल्क, नए इत्तेहाद, नई जंगें, नए बहरान बड़े पैमाने पे आने वाले दिनों के अंदर, हफ्तों में, दिनों में, महीनों में ये हमको नज़र आएंगे। और ये इसमें सिस्टम्स गिरेंगे, शख्सियात गिरेंगी, हुकूमतें गिरेंगी, नक्शे बदले जाएंगे। यानी आप समझें कि पूरी दुनिया में एक जो है ना, एक भूचाल है, बड़ा भूचाल है, सियासी, माशी, हर तरफ जो है कि अब क्या होगा ये। और वो बिल्कुल वो हम जिस दुनिया में रह रहे थे, वो यानी जो सियासी दुनिया, माशी दुनिया को कहाँ पे फ़्लाइट चलती हैं, वीज़े कैसे लगते हैं, कौन से मुल्क जाना है, क्या करना है, क्या हो, वो सारा जो है अब नक्शा दुनिया का तब्दील होने जा रहा है, सियासी नक्शा। ये जो बातें होंगी अब सारी, हम जो बड़े वाक़यात होंगे मुल्क के लिहाज से या बाकी जो कि इम्पॉर्टेंट होंगे उस पर हम जिक्र करेंगे। लेकिन वो भी ज़ाहिर है कि हर वाक़या जो मुल्क के अंदर हो रहा है वो भी अहम है। लेकिन फोकस चूँकि वो इंग्लिश में कहते हैं ना कि कांट सी द फॉरेस्ट फॉर द ट्रीज़, कि आप जो हैं वो दरख्तों को गिनते रहते हैं और फॉरेस्ट को आप नहीं देख पाते, पूरे जंगल को। तो उससे जो है गुरेज करेंगे, कोशिश करेंगे कि फॉरेस्ट पे जहाँ तक नज़र रख सकते हैं रखें, जंगल पे नज़र रखें, दरख्तों को ना गिनें। देखें, हो ये रहा इस वक्त कि हम पाकिस्तान जो है वो 1947 में वजूद में आया और हमारा यौम आज़ादी 14 अगस्त 1947। ये 1947 जो है ये दूसरी जंग अज़ीम के बाद बरतानिया का ज़वाल शुरू हुआ। और बरतानिया का ज़वाल इस तरह से शुरू हुआ कि बरतानिया बहुत ज़्यादा अपने आप को तमाम जो ज़ाहिर है कि जो पावर्स हैं, जो ताकतें हैं, बड़ी एम्पायर्स होती हैं, वो टूटती हैं। और उनमें से जो अक्सर सल्तनतें टूटती हैं तो वो इस तरह से टूटती हैं कि वो ओवर स्ट्रेच कर जाती हैं, यानी वो बहुत ज़्यादा फैल जाती हैं। अब उनके अंदर इकॉनमी ख़राब होनी शुरू हो जाती है। तो यहाँ दूसरी जंग अज़ीम के बाद जो हालात दुनिया में पैदा हुए, उसके नतीजे में जो है वो यहाँ पर आज़ादी की तहरीक चल रही थी, बहुत अरसे से चल रही थी यहाँ पे। यानी 1857 के बाद से, और ईस्ट इंडिया कंपनी जो है उसके आने से पहले से भी यहाँ पर जो कॉलोनाइजेशन हो रही थी उनके अगेंस्ट यहाँ मूवमेंट्स थी। और 1857 के बाद तो बहुत उसने ज़ोर पकड़ लिया था और कांग्रेस वजूद में आई, मुस्लिम लीग वजूद में आई, ये तहरीक खिलाफत वजूद में आई। लेकिन तहरीक खिलाफत जो है वो इंक्लाइंड थी टूवर्ड्स जर्मनी की तरफ थी। और जबकि जो कांग्रेस और मुस्लिम लीग और बाकी जो जमातें हैं उनकी वो आज़ादी लेना चाह रही थी बरतानवी राज के ख़िलाफ़। तो लेकिन वो तो तहरीक खिलाफत जो है, जिसमें शुरू में गांधी जी भी थे, तो वो जो है वो तहरीक खिलाफत चूँकि पहले हुई, ठीक है, मौलाना मोहम्मद अली जौहर और शौकत अली और बीएम। एनीवे, तो ये वो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद वो खिलाफत यानी ऑटोमन्स के लिए थी। तो ऑटोमन्स चूँकि जर्मन्स के साथ थे फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में, तो इस तरह समझ लें कि वो जो मैं बात अक्सर कहता हूँ कि हमारे यहाँ जर्मनी उस वक्त बड़ा पॉपुलर हो गया और वहाँ से वो फिर गांव देहातों में, शहरों में वो जो बर्तनों का नाम तक जर्मन सिल्वर हो गया। जर्मन सिल्वर के बर्तन हैं, जर्मन सिल्वर एक धात के नाम के तौर पे इतना जो है जर्मन के फेवर में चला गया था बड़े सग़ीर। एनीवे, तो उसके बाद ये हुआ कि वहाँ पर फिर ये नक्शे बने दुनिया के, आज की जो दुनिया है उसके नक्शे बने। और वो दुनिया जो है उसके नक्शे अब मिट रहे हैं। उसकी वजह यह है कि जिस वजह से ओवर स्ट्रेच कर गया बरतानिया और ये जो कॉलोनियल पावर के तौर पे ख़त्म हुआ, और अमेरिका भी जो है वो
ओवर स्ट्रेच कर गया। अमेरिका अभी तक दुनिया की सबसे बड़ी सुपर पावर है, चाइना मद्दे मुकाबिल खड़ा हो गया है, आगे बढ़ गया है कई शोबों में, लेकिन मजमूई तौर पे आप समझ लें कि इस तरह हम कह सकते हैं कि एक दो मुतवाज़ी सिस्टम्स हैं दुनिया में, ठीक है। एक सिस्टम ऊपर है, दूसरा सिस्टम उसकी जगह ले रहा है। ये काफ़ी महीनों से सालों से हम इस पर बहस कर रहे हैं। तो बात सारी ये है कि जो ऐलान हुआ है, यानी ओवर स्ट्रेच कर गया अमेरिका अफ़गानिस्तान में, उसके बाद जनाब इराक वॉर, उसके बाद जो है वो लीबिया में, इधर उधर नेटो, और आखिरी जो अमेरिका के साथ हुआ मामला वो हुआ यूक्रेन की जंग में, जिसमें जो है वो बिल्कुल यानी अमेरिका जो है वो बाइडन इंतज़ामिया जो है वो उसने कहा कि तो चंद दिनों का खेल है, ज़ेलेंस्की का कोई मसला ही नहीं है। और वो जंग फैलते 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 जो है वो बिलियंस ऑफ डॉलर्स अमेरिका के जो है वो उसमें खाए गए। और फिर अमेरिका में ये शिद्दत से अंदाज़ा हुआ उनको कि हम जो ओवर स्ट्रेच कर रहे हैं, तो बिल्कुल उसके नतीजे में कहीं यूएसएड है, कहीं ये कहीं वो, बहुत ज़्यादा पैसे आगे पीछे। तो उन पूरी जंगों का जो नतीजा निकलता है किसी वक्त, वो फिर ट्रंप की सूरत निकला है। ट्रंप वो हैं जो कह रहे हैं कि क्योंकि हमें मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, यानी ये वो वाली सूरत हाल है कि जिसमें आप समझें कि बरतानिया जो है वो अपने आप को पुल आउट कर रहा है दूसरे मुल्कों से कि हम निकलें वहाँ से। आज़ादी की तहरीकें भी चल रही हैं, कहीं से फ्रांस निकल रहा है, कहीं से 60 की दिहाई में कहीं से इटली निकल रहा है, ये मुल्क जो हैं अपनी जगह जमा हो रहे हैं। और उसके बाद जो है वो नया मंजर कैसे होगा ये उस वक्त तरतीब दिया जा रहा है। तो अभी मैं आपको इसलिए बताऊं कि जो अगले ये जो हफ्ता शुरू हो रहा है कल से इंशाल्लाह, ये अभी से ये 24 घंटे जो है ना, अब पूरी दुनिया ये एक हिजान और टर्मोइल में रहेगी। उसमें मैंने आपसे कहा सिस्टम्स, हुकूमतें, शख्सियात आए जाएंगी, ये रियासतें अपने आप को देख रही हैं अपने कि कैसे हमने अहम फैसले करने हैं, और वो हालात के लिहाज से अपने आप अपनी पॉलिसीज़ को डायरेक्ट रीडायरेक्ट रीसेट करती जाएंगी। अच्छा, ये इसलिए मैं कह रहा हूँ आपसे कि जो वाइस प्रेसिडेंट जेडी वेंस और सेक्रेटरी डिफेंस, यानी ये तारीखी इकदाम है कि उन्होंने कहा कि हम नेटो से निकल रहे हैं, हम नेटो से निकल रहे हैं। और ये जो हफ्ता शुरू हो रहा है जो मंडे से, उसमें जो मार्को रूबियो हैं सेक्रेटरी स्टेट अमेरिका के, उनके दरमियान और रशिया के फॉरेन मिनिस्टर जो सर्जाई लेवरोव हैं, उनके दरमियान मुलाकात सऊदी अरब में मुतवक्को है। इस बात की तवक्को है कि प्रेसिडेंट पुतिन और प्रेसिडेंट ट्रंप के दरमियान तेज़ी से मुलाकात के लिए जो है वो सऊदी अरेबिया में एक टीम पहुंच रही है। यानी आज तो मार्को रूबियो जो हैं वो थे वहाँ पे इसराइल में, और वहाँ इत्तेफाक से वो 2000 जो बॉम्ब्स भी पहुँच गए वहाँ पे, वो जो ट्रंप ने आने के बाद जिनके ऊपर से बैन हटाया था, लेकिन वो पहुँचे आज ही। तो अब मार्को रूबियो, ये भी अमेरिकन पूछ रहे हैं कि भाई वो अरब ममालिक अपना प्लान बताएं कि मुतबादिल प्लान क्या है उनके पास गज़ा के हवाले से और फ़लस्तीन के हवाले से। तो अरब ममालिक ने ये प्लान भी देना है इसी दौरान। लेकिन सऊदी अरेबिया जो है उसका रोल इस वक्त बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए हो गया है कि सऊदी अरेबिया में दो दुनिया के, आप समझ लें कि सोवियत यूनियन पुराना और अमेरिका, उनके सदूर की मुलाकात के लिए सऊदी अरेबिया में पहली टीम्स पहुंच रही हैं तेज़ी के साथ। और यूरोप जो है वो कल वहाँ पे पेरिस में जो फ्रेंच प्रेसिडेंट मैक्रों हैं, वो उन्होंने यूरोप के लीडर्स की हंगामी कॉन्फ्रेंस बुलाई है। उसमें ज़ेलेंस्की भी हैं, उसमें ब्रिटेन हालांकि निकल चुका है ब्रेक्जिट के बाद यूरोप से, लेकिन बहरहाल वो नेटो का हिस्सा है और बड़ा फ़ाल हिस्सा है। और एक बहुत बड़ी तादाद में लोग ये भी समझते हैं कि शायद ब्रेक्जिट से फ़ैसला गलत था, नहीं निकलना चाहिए था बरतानिया को, क्योंकि बिल्कुल ही अमेरिका जो है उसने, अच्छा ये ध्यान में रखें कि अमेरिका ने यूरोप को डंप नहीं किया, बल्कि यूरोप की मौजूदा जो लीडरशिप है उनको डंप कर दिया। तो यूरोप जो है वो बिल्कुल इस वक्त वहाँ पे या पूरी दुनिया में इसको मुख्तलिफ़ जगहों पे डिस्कशंस हो रहे हैं, कहीं पे इसको कोई बात कही जा रही है मुख्तलिफ। मैं आज कहीं पे बात कर रहा था सुबह,
कुछ देर पहले तो एक कुछ हम अंदर बाहर जो है पाकिस्तान से अंदर बाहर के ज़्यादा लोग थे उसमें, तो एक दो जगहों पे बात हो रही थी। तो उसमें जो है वो उसमें ये नुक्ता आया कि जी क्या ये यल्टा कॉन्फ्रेंस 2.0 का वक्त है, और मेरा उसमें नुक्ता ये था कि शायद ये वक्त है यल्टा कॉन्फ्रेंस 2.0 का। हुआ ये था कि जब यल्टा जो है वो क्रीमिया, मौजूदा क्रीमिया जो है जी। जो रशिया के पास क्रीमिया, और यहाँ पे एक खूबसूरत सा साहिली शहर है जो कि रशिया के पास है 2014 के बाद से। तो यहाँ पर एक यल्टा में एक कॉन्फ्रेंस हुई थी जो उसमें, और वो उसके जो दिन हैं वो इब्तिदाई दिन है उसके, वो फरवरी 1945 का जो साल है उसके साल के फरवरी के महीने में हुई थी। और उसमें जो शरीक हुए थे सोवियत यूनियन के जोसेफ स्टालिन, बरतानिया के चर्चिल और अमेरिका के रूजवेल्ट, ये तीन लोग जमा हुए थे क्रीमिया जो कि उस वक्त के सोवियत यूनियन का एक शहर था साहिली। और वहाँ पे उनके दरमियान ये बात हो रही थी कि बड़ी क्लैरिटी आ गई थी उस वक्त तक कि ये जो इत्तेहाद है ये जीत रहा है, जर्मन्स को शिकस्त दे रहा है, यानी हिटलर हारने जा रहा है जंग। तो अब जब हिटलर जंग हारने जा रहा है, नाजी जर्मन्स जो हैं उनका अब क्या करना है हमने, ये इसलिए जमा हुए थे तीन बड़ी कुव्वतों के सरबराहान, और उन्होंने वहाँ पे मिलके फिर उसके बाद ये हुआ था कि उसमें उन्होंने काफ़ी सारी बातें तय की थी। उन्होंने मिसाल के तौर पे ये तय किया था उसमें कि इसका क्या करना है जर्मनी का, और पोलैंड का क्या करना है। तो उन्होंने कहा ऐसा है कि जर्मन तो ये हार रहे हैं, हिटलर तो हार रहा है, तो उसके बाद ऐसा है कि जर्मनी को 4 हिस्सों में तकसीम कर देते। इसमें फ्रांस के चार्ल्स डिगाल को नहीं बुलाया था, इसमें फ्रांस के चार्ल्स डिगाल नहीं थे। अब इसके ऊपर वो चार्ल्स डिगाल कहते हैं कि रूजवेल्ट नहीं चाहते थे वो, लेकिन बाद में पेपर्स आए उसमें ये था कि स्टालिन शायद नहीं चाहते थे। हालांकि फ्रांस बड़ा अहम उसका रोल था इस पूरे जो उस वक्त ये जो एक्सिस था जी। लेकिन उनको नहीं बुलाया गया था। अच्छा, फैसला ये हुआ कि जी जर्मनी तो हार जाएगा तो क्या करना है जर्मनी का। तो उन्होंने कहा जर्मनी को 4 हिस्सों में तकसीम कर देते हैं, और 3 हिस्से तो 3 लोग जो यहाँ बैठे हैं वो 3 मुल्क ले लेंगे जर्मनी को, और फिर जो फ्रांस है उसको ये जो बरतानिया और अमेरिका है जो है वो चाहे तो अपने हिस्से में से एक हिस्सा उनको दे दे, वो बाकी जो हिस्सा है वो जो है वो रहेगा सोवियत यूनियन के पास। और इसी तरह से ना सिर्फ जर्मनी बल्कि जो बर्लिन शहर है उसको भी 4 हिस्सों में डिवाइड कर लेते हैं इसी तरह से। तो एक हिस्से में जो है वो रहेगा सोवियत यूनियन, और दूसरे हिस्से में, क्योंकि जर्मनी तो हार गया ना, खत्म हो गया, एक मुल्क टूट फूट गया, तो बाकी हिस्सों में जो है ये 3 मुल्क इसी तरह से अपने अपने नुमाइंदे ले लें, और इधर ये रहेगा। ये वो बर्लिन डिवाइड होता है जो कि बाद में दीवार बर्लिन बनती है, और फिर आगे कई सालों के बाद 1991 में जाके उसको तोड़ा जाता है और एक सिस्टम दुनिया का आगे जाके। लेकिन शुरू में वो आगाज़ इस तरह से होता है कि 3 मुल्क एक तरफ हैं और एक सोवियत यूनियन एक तरफ है, और ये याल्टा कॉन्फ्रेंस के अंदर तय हो रहा है। फिर वहाँ ये देख रहे हैं कि भाई ऐसा है कि जो स्टालिन है उनसे अमेरिका ही कह रहा है कि भाई ऐसा है कि ये आप पोलैंड का कुछ हिस्सा, क्योंकि जो चाहते हैं कि पोलैंड सोवियत उसमें रहे, इन्फ्लुएंस में रहे, स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस में रहे। लेकिन यह है कि जो चर्चिल हैं वो चाहते हैं कि वो वहाँ पर इलेक्शंस हों, क्योंकि एक पोलिश एक्साइल गवर्नमेंट बिठाई हुई है, वो कहीं कभी फ्रांस में होती है, वो कई सालों से बेचारे चक्कर में लगे हुए हैं कि हमारा कोई हिस्सा होगा। स्टालिन कह रहे हैं कि फारिग करो उसको, वो जो जिनको तुमने रखा हुआ है पेरिस से, कभी वो पेरिस जाते हैं, बरतानिया जाते हैं, इधर वो तो फारिग करो, कोई हिस्सा नहीं होगा, ये तो हमारे स्फीयर में तय हो गया। अच्छा, फारिग कर दिया उनको, जिनको काफ़ी अरसे से रखा हुआ था। स्टालिन ने फिर ये बात की कि ऐसा है कि ये पोलैंड को हमारे स्फीयर में आ जाएगा, क्योंकि हमारी हिस्ट्री में ये हमेशा जब भी इन्वेजन होती है कोई भी, तो ये पोलैंड के थ्रू होती है। और ये हम पहले भी बात कर चुके हैं कई दफ़ा, वो जनरल विंटर के हवाले से कि वो एक पैसेज बनता है, वो हमेशा वो प्रॉब्लम होती है कि भाई नेपोलियन है और ये जर्मन्स हैं सारे, तो ये पोलैंड के में हमें अपने इन्फ्लुएंस में रखना है। और बाद में फिर वो वार्सा पैक्ट और वो पूरी हिस्ट्री कोल्ड वॉर की हमारे सामने है। तो याल्टा कॉन्फ्रेंस में ये
तीन शख्सियात मिलकर दुनिया का फैसला करती हैं कि ऐसे लेके चलना है। लेकिन अमेरिका, रूजवेल्ट ये कहते हैं कि आप पैसिफिक में जहाँ पर हमारी हो रही है लड़ाई जापान से, तो आपने हमारा साथ देना है वहाँ पे। यानी आपने जापान के अगेंस्ट रशिया जो है उसने जो है वो साथ देना है, जापान से महाज खोलना है, क्योंकि हमने पैसिफिक में हमारी जापान से लड़ाई है। तो ये डिसाइड हो जाता है, चले जाते हैं सारे याल्टा। और ये भी तय होता है कि इसके बाद एक अक़वाम मुत्तहिदा बनेगी, और अक़वाम मुत्तहिदा बनेगी, एक वर्ल्ड बैंक होगा, एक IMF होगा, ये सारा यहाँ पे डिसाइड होता है याल्टा कॉन्फ्रेंस में। तो याल्टा कॉन्फ्रेंस से पहले, यानी याल्टा कॉन्फ्रेंस में तो इनको डिफीट हो गई ना, जर्मन हार गए, लेकिन याल्टा कॉन्फ्रेंस से पहले 43 में 2 कॉन्फ्रेंसेस और हुई हैं। एक तेहरान में हुई है, तेहरान कॉन्फ्रेंस। तेहरान कॉन्फ्रेंस में ये डिसाइड हुआ, तेहरान में हुई थी। तेहरान कॉन्फ्रेंस में एक तो ये कि ये क्या करना है भाई, रज़ा शाह जो इनके वालिद थे, शाह ईरान के, जिनको हम जानते हैं, उनसे पहले के थे, तो उनको क्या करना है, हटाना है। वो उनका झुकाव जर्मनी की तरफ रखता है, हटाओ, फारिग करो हुकूमत को, ये वो सारा। और यहाँ से जो है ये दूसरा फ्रंट नहीं खुलना चाहिए, किसी किस्म का ऑयल नहीं जाना चाहिए, कोई सपोर्ट नहीं होनी चाहिए जर्मन की। और दूसरी बात ये डिसाइड हुई थी तेहरान में कि जो जर्मन हैं वो लड़ रहे हैं सोवियत यूनियन से अपने वेस्टर्न फ्रंट पे लड़ रहे हैं। तो ऐसा है कि जो बरतानिया और अमेरिका और कनाडा हैं वो एक, यानी ईस्टर्न फ्रंट पे वो लड़ रहे हैं सोवियत यूनियन से, ईस्टर्न फ्रंट पे। तो वेस्टर्न फ्रंट जो है वो बरतानिया, अमेरिका और कनाडा खोले, नॉर्मंडी में लैंड होगी, जिसको डी-डे कहते हैं, ठीक है, जिसको डी-डे कहा जाता है, और जिसके ऊपर वो सेविंग प्राइवेट रायन और ये सारी जो फिल्में बनी हुई हैं हॉलीवुड की। तो वो जो वहाँ से ये डिसाइड होता है कि भाई जर्मन्स जो हैं वो स्टालिन ही क्यों लड़े, एक दूसरा मास खोलो जर्मनी के खिलाफ, ताकि जर्मन एंगेज हो जाएं दो तरफ, वेस्ट की तरफ भी, ईस्ट की तरफ भी, और जल्दी हारें। तो एक साल के बाद उसके, यानी 43 के एग्जैक्ट मतलब जून जुलाई जो भी महीना, उसके एक साल के बाद अब ये डी-डे होता है, नॉर्मंडी ऑपरेशन, और जर्मन्स उलझ जाते हैं। और उसकी वजह से जब जमा होते हैं दोबारा 14 महीने के बाद, तो ये जब याल्टा कॉन्फ्रेंस में, तो उस वक्त डिसाइड हो चुका है कि जी तेहरान कॉन्फ्रेंस और याल्टा कॉन्फ्रेंस के दरमियान जर्मनी का फेट डिसाइड हो गया कि जर्मनी हार गया। लेकिन फैसला 3 शख्सियात कर रही हैं। ये 3 शख्सियात जो हैं, स्टालिन, चर्चिल और जो है वो रूजवेल्ट, ये तीनों याल्टा कॉन्फ्रेंस में भी हैं और तेहरान कॉन्फ्रेंस में भी हैं। और एक इसी दौरान एक कॉन्फ्रेंस जो है वो एक और होती है कॉन्फ्रेंस, वो कायरो कॉन्फ्रेंस, वो जिक्र बड़ा कम होता है। वो कायरो कॉन्फ्रेंस जो है वो चर्चिल, रूजवेल्ट और जो चाइना, उस वक्त चूंकि रिपब्लिक ऑफ चाइना था, पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना नहीं था, ये वो चाइना था जो ताइवान है, तो इसके जो नुमाइंदे थे वो उसमें शरीक हुए थे। और इसी वजह से चाइना, ये ध्यान में रखें कि दूसरी जंग अजीम में चाइना अमेरिका के साथ था, चाइना अमेरिका के साथ था दूसरी जंग अजीम में, और उसकी लड़ाई हो रही थी जापान से, ठीक है, जापान से लड़ाई हो रही थी चाइना की। और चाइना ने चूंकि अमेरिका और रशिया और इन जीतने वाली कुव्वतों का साथ दिया था, इसलिए चाइना का वीटो है। और चाइना का वीटो ये रिपब्लिक ऑफ चाइना के पास, जो ताइवान है, इनके पास रहा 71 तक। लेकिन फिर उसके बाद अक़वाम मुत्तहिदा ने करारदाद मंजूर की। बहुत बड़ा जो मेनलैंड चाइना है, जो पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना है, जो चेयरमैन माओ वाला, वो अपनी जगह मौजूद था। तो ये जो लोग थे ये भाग के आ गए थे ताइवान में, लेकिन इनकी एक सीट थी 71 तक। तो ये इसलिए चाइना लोग पूछते हैं कि चाइना कैसे, चाइना के पास कैसे वीटो पावर आ गई। चाइना अमेरिका के साथ था, और चाइना बरतानिया के साथ था, और चाइना फ्रांस के साथ था, ठीक है। अच्छा, एनीवे, तो अब आप आ जाएं कि यहाँ पर सारे नक्शे बने, ये पूरा सिस्टम तरतीब दिया गया। अब उस सिस्टम में से अचानक अमेरिका ये कह रहा है कि अच्छा, उसी में नेटो बनी। कुछ अरसे के बाद फटा शुरू हो गया ना, स्टालिन के उन्होंने कहा कि ये तो सोवियत यूनियन, ये तो ऐसे मामला। अच्छा जी, कोल्ड वॉर स्टार्ट हुई, कोल्ड वॉर, फिर दीवारें बलन गिरती है, काफ़ी आगे जाके सोवियत यूनियन कोलैप्स होता है, वो बाकी सारी हिस्ट्री है। लेकिन दुनिया जो है, अच्छा, इसी दौरान पाकिस्तान जो है वो, इंडिया, पाकिस्तान, कई मुल्क अफ्रीका के आज़ाद होते हैं, वो सामने आते हैं और वो बढ़ते जाते हैं, अपनी जगह बनाते हैं दुनिया में, आगे पीछे मुख्तलिफ ब्लॉक्स बनते हैं, वो आगे चलते हैं। और पाकिस्तान जो है वो सीटों सेंटों में, पाकिस्तान का झुकाव जो है वो तवील अरसे तक जो है वो रहता है अमेरिका के साथ, और इंडिया का जो है रहता है सोवियत यूनियन के साथ। और लेकिन वो नॉन अलाइन्ड मूवमेंट और वो सारा आगे चलते जाएं। अब आ जाएं आप यहाँ पे वो जगह जहाँ पर आके जो प्रेसिडेंट ट्रंप हैं वो कह रहे हैं कि मैं नेटो का हिस्सा, नेटो की फ़ौज जो है वो, हम अलग हैं, और जिसने लड़ना है सोवियत यूनियन से लड़े,
मैं तो पुतिन से मिलने जा रहा हूँ, और मुलाकात होने जा रही है पुतिन और प्रेसिडेंट ट्रंप की सऊदी अरेबिया में। इसी के साथ प्रेसिडेंट ट्रंप पहले 100 दिन में चाइना के प्रीमियर शी जिनपिंग से भी मिलना चाह रहे हैं। 3 बड़ी पावर्स की, अगर हम इसको ट्राइलेटरल कहें, लेकिन ये ट्राइलेटरल तो शायद ना हो, इसमें और भी तो ब्लॉक्स हैं। मतलब मिसाल के तौर पे जैसे G20 समिट हो रही है अगले हफ्ते मिनिस्टर्स की, अमेरिका ने कहा कि हम नहीं जाएंगे उसमें, क्योंकि साउथ अफ्रीका में हो रही है इस साल। साउथ अफ्रीका के बारे में प्रेसिडेंट ट्रंप एक बात कर चुके हैं, तो साउथ अफ्रीका में शरीक नहीं हो रहे मार्को रूबियो, तो और अमेरिका नहीं शरीक हो रहा G20 में इस साल, सरबराही कॉन्फ्रेंस में भी नहीं होंगे और वहाँ पे उनके सेक्रेटरी स्टेट भी नहीं हो, चाइना होगा, तो G20 का क्या बनेगा। प्रेसिडेंट ट्रंप ये भी कह रहे हैं कि G7 क्या है, इसमें तो रशिया को वापस आना चाहिए, हम तो G8 को मानते हैं, G7 से क्यों निकाला है रशिया को, क्यों गया रशिया। तो ये तमाम, और इसके बाद ये है कि वहाँ पर ज़ेलेंस्की चूँकि नहीं प्रेसिडेंट ट्रंप के साथ जा सके, तो इसलिए अब ज़ेलेंस्की को वो छोड़ के मिनरल्स सारा उन्होंने कहा कि अच्छा आप सिक्योरिटी भी खुद संभालो अपनी, इनकी यूरोप के मुल्क खुद संभालें सिक्योरिटी जितने जो प्रेसिडेंट ट्रंप को सपोर्ट करते मुल्क हैं या वहाँ पे जो क़यादतें हैं यूरोप के अंदर, वो सारी प्रो पुतिन भी हैं। तो मुतबादिल अब एक जो है एक अजीब सा एक सूरत हाल ऐसी है कि जिसके अंदर ये नक्शे रीड्रॉ होंगे। अच्छा, अब कौन किधर है किसका, जो याल्टा कॉन्फ्रेंस हुई ना, तो उसके बाद ये हुआ कि उस पर अमल दरामद हो गया सारा ठीक ठाक, लेकिन फिर उसके कोई चंद महीनों के बाद दूसरी पोट्सडाम जो जर्मन शहर है उस वक्त सोवियत यूनियन के पास था, तो पोट्सडाम कॉन्फ्रेंस हुई और उसमें भी तीनों मुल्कों के, वो उसी साल हुई कुछ 6 महीने के बाद, और उसमें फिर फाइनलाइज हुआ, मजीद आगे बात बढ़ी। लेकिन उस वक्त तक ये हुआ कि प्रेसिडेंट रूजवेल्ट जब याल्टा कॉन्फ्रेंस से वापस गए अमेरिका, तो बड़ी शदीद तनकीद हुई कि आप तो सारी सोवियत यूनियन की बातें मानकर आ गए हैं और आपने तो वहाँ पे क्या किया है, वो बहुत ज़्यादा उनको सुनाया गया। उसका नतीजा ये हुआ, तनकीद भी हुई, पॉलिटिकल उनकी तबीयत भी ठीक नहीं थी। तो याल्टा कॉन्फ्रेंस और पोट्सडाम कॉन्फ्रेंस के दरमियान 1945 में ही प्रेसिडेंट रूजवेल्ट की डेथ भी हो गई। इसी दौरान चर्चिल अपना इलेक्शन जो है इत्तेहादी हुकूमत ने बरतानिया में कहा कि ये तो वज़ीर आज़म चेंज करो, ये भी सारा सरेंडर करके आ गया सोवियत यूनियन के सामने। तो उसके नतीजे में जब हमें पोट्सडाम की कॉन्फ्रेंस नज़र आती है नवंबर की 1945 में ही, तो वहाँ पर ट्रूमन बैठे हैं, यहाँ पे ट्रूमन है जो कि रूजवेल्ट के वाइस प्रेसिडेंट थे, और वो उन्होंने वहाँ पे सदारत संभाल ली थी। अब ये जो याल्टा कॉन्फ्रेंस है, इसको अगर थर्ड हम देखें उस वक्त का, तो ये थर्ड स्लाइड हम देखें तो ये है बिग 3 जर्मन टू पे, ये दुनिया कैसे आगे होगी और अक़वाम मुत्तहिदा बनेगी, कैसे बनेगा। थर्ड स्लाइड हम दिखा सकें उस ज़माने का जो न्यूज़पेपर्स हैं, तो ये नज़र आएगा कि 3 बड़े जो हैं बिग 3 डूम नाजिज्म, ठीक है ना, और उसके बाद जो हैं वो ये दोबारा अगर हम सेकंड देखें बिग 3 मैप विक्ट्री ड्राइव एट ब्लैक सी कॉन्फ्रेंस, ये 3 मुल्क जो हैं बैठ के दुनिया का मैप भी डिसाइड कर रहे हैं, अक़वाम मुत्तहिदा भी डिसाइड हो रही है। 6th हम देखें स्टार इन स्ट्राइप्स, बिग 3 एग्री ऑन ऑक्यूपेशन प्लान वर्ल्ड सिक्योरिटी ग्रुप, यानी अक़वाम मुत्तहिदा बनेगी, IMF बनेगा, ये बनेगा, वो सारा सिस्टम बनेगा जो आज तक हम जिसको रूल्स बेस्ड ऑर्डर या जो भी नाम आप देते रहें। तो ये उस वक्त जो है वो इस तरह फैसले हुए कि जर्मनी को क्या करना है भाई, बांटो 4 हिस्सों, थोड़ा सा तुम ले लो, थोड़ा हम लेते हैं, नक्शा इधर से, उन्होंने कहा पोलैंड का तो चलो ले लो तुम, उधर से उन्होंने कहा वो ऐसे करो या तुम जापान में उधर आ जाना, वो जापान में कोई मसला नहीं है। तो वो जो है वो इस तरह से मतलब है कि आप समझें कि कॉन्फ्रेंसों के अंदर दुनिया के नक्शे बन गए। अब सवाल ये है सारा कि ये याल्टा कॉन्फ्रेंस, क्या ये याल्टा कॉन्फ्रेंस 2 होने जा रही है या ये कि दुनिया कहीं और है इस वक्त, और इस वक्त जो दुनिया है वो दुनिया नहीं है जो कि 1945 की दुनिया थी, बल्कि दुनिया जो है वो मल्टीपोलर है, बहुत ज़्यादा ब्लॉक्स हैं। अगर वो शी जिनपिंग से मिलने जा रहे हैं तो फिर इंडिया किससे लड़ेगा, पाकिस्तान किस ब्लॉक में है, क्या पाकिस्तान ने वेस्ट की तरफ देखना है, क्या पाकिस्तान ने चाइना की तरफ देखना है, या पाकिस्तान ने किसी ब्लॉक का हिस्सा नहीं बनना, या क्या आइसोलेशन में रहना है, ये कैसे मुमकिन है, क्योंकि मुल्क तो एक दूसरे के साथ इंगेज होकर फैसला, मैंने आपसे कहा ना मुल्क फैसला कर रहे हैं, ये कोई एक दो दिन 5 दिन 6 दिन का खेल नहीं है, ये लंबा, जैसे आप देख रहे हैं ना कि एक जंगें इसमें छिड़ रही हैं, इसमें
मशरिक़ वस्ता में आगे क्या होगा, प्लान क्या बनेगा, गज़ा का, वेस्ट बैंक का, हुकूमतें कैसे बनेंगी, क्या मतलब इसमें बहुत कुछ होगा अभी एक बड़े लेवल पे, जिसमें ट्रीज़ भी हैं और फॉरेस्ट भी है, ट्रीज़ भी हैं और फॉरेस्ट भी है। अब ये डिपेंड करता है कि आप किसको कैसे देख रहे हैं सारी चीज़ों को। सऊदी अरेबिया में एक और चीज़ हुई है और वो चीज़ जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है और उसको CNN ब्रेक कर रहा है अभी, और वो ये है कि 4th स्लाइड में कोट कर रहा हूँ CNN को, क्योंकि CNN के पास अभी तक ऑफिशियल स्टेट डिपार्टमेंट या सऊदी अरब, लेकिन ये मुसलसल जो है ये CNN अरबिक में भी और इंग्लिश में भी और हर जगह 4th स्लाइड कि सऊदी अरेबिया जो है वो प्रेसिडेंट ट्रंप और ईरान के दरमियान भी न्यूक्लियर डील करवाने की बात हो रही है। CNN को हम कोट कर रहे हैं। अच्छा, आज सऊदी अरेबिया इस वक्त जो है, यानी अब यूँ समझें कि वहाँ पे पुतिन और ट्रंप की मुलाकात तय हो रही है। प्रेसिडेंट पुतिन, प्रेसिडेंट ट्रंप और उनकी टीम्स मिलने जा रही हैं फौरी तौर पे, कुछ डिले नहीं हो रही। यानी आप देख रहे होते हैं, जैसे होता है ना, उधर ग्रेनेड फेंको तो उधर देख रहे हो, उधर ब्लास्ट उधर होता है तो उधर चारों तरफ नहीं होता। तो वो उधर यूरोप मिल रहा है कल कि हमने क्या करना है, उन्होंने कहा जो करना है तुम करो, हम मिल रहे हैं प्रेसिडेंट पुतिन से, और जिसमें यूक्रेन का फैसला होगा, यूरोप का फैसला होगा और नेटो का फैसला होगा। सारे फैसले उसमें होंगे, क्या नेटो की जरूरत है कि नहीं है, अगर है तो जितने रखना है तो रख ले, बाकी जो वहाँ पे दूसरी क़यादतें वो तो नेटो को नहीं चाहती। तो ये मैंने आपसे कहना कि जैसे वर्ल्ड वॉर में नहीं होता कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद हुआ था, सवाल ये है कि क्या 3 हैं या इससे ज़्यादा हैं, क्योंकि क्या ये जो साउथ अफ्रीका और पूरा अफ्रीका और पूरा जो मिडिल ईस्ट है या वेस्ट एशिया है या यूरोप की जो मुतबादिल सोच है या जो आसियान के ममालिक हैं या साउथ जो एशिया है या सेंट्रल एशिया है, ये कहाँ, तुर्किया है, बाकी खलीजी, ये किस तरह से आगे इन्होंने मूव करना है, ईरान, ये सारा एक तो इलाकाई मामला देखें आप, वहाँ पे मामले तय होंगे, एक होगा ग्लोबल लेवल पे जहाँ पे ट्रंप कह रहे हैं मैं पुतिन से भी मिलूंगा, शी जिनपिंग से भी मिलूंगा। अब मुल्क दरमियान में कहाँ पे होंगे, तो अगर होंगे तो उनकी क़यादत कौन करेगा, कितने कैंप्स होंगे और उन कैंप्स का लीडर कौन होगा, ये सवाल है। तो इसलिए, और कौन सी क़यादतें होंगी किस मुल्क में, क्योंकि ये जब एक दफ़ा स्टार्ट हो जाता है ना सेट रीसेट, तो रियासतें अपने आप को ठीक, मैंने आपसे कहना कहीं इलेक्शन हो रहा है, कहीं हुकूमतें गिर रही, ये प्रोसेस 39 से स्टार्ट हुआ या उसको आप पहली जंग अजीम से स्टार्ट कर लें कि उसको जो अनफिनिश्ड बिजनेस था वो ख़त्म हुआ। और मैं उसको पहले भी अपनी गुफ्तगू में बार बार कहता रहा हूँ, कई सालों से मैं कह रहा हूँ कि ये वो शायद दौर है, और मैं हमेशा इस पर कई सालों से बात कर रहा हूँ कि शायद वो दौर है जो पूरा सिस्टम जो है रीसेट होने जा रहा है। और अब आप देखें तो ज़्यादातर लोग इस वक्त जो है अपनी मुल्की सियासतों से ज़्यादा इस वक्त बात करने लगे हैं फॉरेन अफेयर्स और खारजा अमूर पे, क्योंकि दुनिया में जो भूचाल आ रहा है, जो इतना बड़ा तूफ़ान से आ रहे हैं चारों तरफ से, वो इतनी तेज़ी के साथ इवेंट्स हो रहे हैं। यानी ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने टाइम नहीं लगाया, दिनों के अंदर वो JD वांस गए, उन्होंने जाके वो लेक्चर दिए उनको सबको, और उन्होंने कहा है कि सादी वो जो DOGE उनका डिपार्टमेंट है वो पेंटागन का में मुस्तकिल जो कट लगा रहा है, साथ ही वो इन्वेस्टमेंट दुनिया से मांग रहे हैं, क्योंकि वो ये मईशत की लड़ाई है। साथ ही टेक्नोलॉजी भी आ रही है दरमियान, वो आती जाएगी ज़्यादा। तो चाइना के पास टेक्नोलॉजी है, अमेरिका के पास टेक्नोलॉजी है, यूरोप कहाँ तक आगे जाएगा, जो अगर और ब्लॉक जन्म लेते हैं तो क्या वो सबको लीड करने में कामयाब हो जाएंगे। तो मतलब ये अभी बहुत सारे सवाल हैं इसमें कि ये जो मतलब शी जिनपिंग जो है, प्रीमियर शी जिनपिंग, उनके क्या जहन में है और चाइना कैसे देख रहा है इस पूरे मामलात को। प्रेसिडेंट पुतिन तो तय करने जा रहे हैं, उनके तो बड़े खुल के बातें थी ना। पहली बात तो ये थी कि जो बॉर्डर्स हैं पुराने उनको नहीं छेड़ेगा, यानी जहाँ पे जो हमारे पास आ गया वो हमारे पास इलाका है, जो उधर चला गया उधर है, उसके ऊपर वो मान गए, अमेरिकन मान गए कि आपका, उन्होंने कहा ना जो उनके सेक्रेटरी डिफेंस हैं पीटर हेक्सेट, उन्होंने कहा कि जी बड़ा मुश्किल है ये वापस जाना 2014 की बाउंड्रीज पे कि यूक्रेन वापस जाए, मतलब जो इलाके गए वो गए। अच्छा, इसी तरह से जो है वो एक तो वो ये डिमांड पूरी होगी, दूसरा नेटो का मेंबर नहीं बनेगा कोई मुल्क और डीमिलिटराइज होगा। अमेरिका क्यों ये बोझ बर्दाश्त करेगा, जिसकी वजह से यानी यूरोप को बचाएगा इस वक्त अमेरिका आके ओवर स्ट्रेच करके ना, ओवर स्ट्रेच, इराक, लीबिया, आगे पीछे वो बेवजह की जंगें, US एड जा रही है, पैसा वो, मतलब राज कायम रहे, मतलब बरतानिया का राज कायम रहे, वो जी फ्रांस का राज कायम रहे, वो कहें जो पूरी दुनिया में ले जाओ, तो आखिर में फिर वो जो है फिर आपको एहसास होता है। तो उस टाइम पे प्रेसिडेंट ट्रंप ने अमेरिका को थामा है, यानी उन हालात का नतीजा है ट्रंप, जो हालात डेवलप हुए जिसमें वो नारा बुलंद हुआ कि जी मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, और यहाँ पे कट करो, पैसा करो, कम खर्च करो, दुनिया में दोबारा अपना इन्फ्लुएंस बढ़ा। तो उन्होंने फिर कोई दूसरी तरफ वो जो
अपील किया, हालात ने अपील किया ना कि प्रेसिडेंट ट्रंप रहे हैं वहाँ पे, वरना तो वो बैठे हुए थे, डेमोक्रेट चलते रहते हैं जी, यूएसएड भी जा रही है, पैसा भी जा रहा है, असला भी जा रहा है। और दूसरी बात यह है कि जंगों का तरीकाकार चेंज होगा, क्योंकि जंगों का तरीकाकार इसलिए चेंज होगा कि वो दौर तो नहीं है ना कि मतलब अब तो आर्टिलरी जिस तरह से आ रही है सामने, तो वो तो फैंसी दौर था कि जी बड़ी बड़ी आपकी जो लॉकहेड मार्टिन और ये जो मिलिट्री जाइंट्स हैं बड़े बड़े, ये फैंसी शोज़ कर रहे हैं, और जनाब ये F-35 होगा या पता नहीं क्या होगा, वो डिफेंस शोज़ हो रहे हैं और ये हो रहा है वो हो रहा है। तो असला भी इसी दौरान सामने आएगा कि टेक्नोलॉजी से कैसे आपने क्या दूसरे वेपन्स लेने हैं, बड़े लेने हैं, छोटे लेने हैं, AI के साथ आपने क्या ये पायलटलेस आखिरी था F-35, के बाद और मॉडल्स आएंगे, कब आएंगे, कितनी देर लगेगी। जंग में अल्टीमेटली ये सोफिस्टिकेटेड वेपन्स की भी ज़रूरत है, लेकिन आर्टिलरी जो होती है ना, मतलब है कि एक तो वो आप जो है ना अपनी जगह बड़े बड़े वो तोपें लगा के वो कर रहे होते हैं, लेकिन उसके साथ साथ वो जो वो कहते हैं ना छोटे आर्टिलरी जो लड़ाई होती है ना, ये जो हुआ है यहाँ पे आप देखें ना यूक्रेन में, तो यूक्रेन में मतलब बड़े बड़े वेपन्स आ गए, आगे पीछे ये होगा वो होगा, लेकिन फैसला जो है वो तो आर्टिलरी इधर से ईरान पहुंचा रहा है, इधर से वो पहुंचा रहा है, पुतिन सर्वाइव करके दोबारा जो आ गए। और ये बड़ी, मैंने कहा ना ये तो ठेके मिल रहे हैं, वो एंजॉय करो, ये असला इससे लो उससे लो, फलां करो ढिमाक ना करो, वो सारे ठुस, और वो सोवियत यूनियन निकल के दोबारा रशिया की फॉर्म में। प्रेसिडेंट पुतिन हिस्ट्री के उन लोगों में से एक हैं जिन्होंने बर्लिन वॉल को गिरते देखा, शायद वाहिद लीडर हैं इस वक्त दुनिया में जिन्होंने बर्लिन वॉल को गिरते देखा, और एक एक्टिव ड्यूटी KGB एजेंट के तौर पे ईस्ट जर्मनी से वो निकले, और फिर अपनी ही जिंदगी में उन्होंने दोबारा वो लम्हा लेकर आ गए जहां अमेरिकन प्रेसिडेंट उनसे बात करके कह रहा है कि आओ बैठो सऊदी अरेबिया में, जंगें खत्म करते हैं और उसके बाद शी जिनपिंग के साथ भी बात करते हैं और मामलात को तय करते हैं। ये मुझे नहीं पता यल्टा 2.0 है या क्या है, लेकिन ये है कि हम 3 डिसाइड करते हैं ना, उसके बाद बाकी जिसने जो करना है तो करे। ब्रेक के बाद पहली कॉन्फ्रेंस हो रही है सऊदी अरेबिया में, और उसके बाद ये सिलसिला आगे बढ़ेगा। तो साथ साथ ये देखना है कि किस तरह से दुनिया ऊपर नीचे दाएं बाएं होती है। तो ब्रेक के बाद बेटर टू सी द फॉरेस्ट देन काउंटिंग द ट्रीज। जी नाज़रीन वापस आते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। और सब आप ये कह रहे हैं कि आने वाले दिनों में जो तमाम मीडिया है वो आलमी मंजरनामे तो जरा हाँ लोकल वाक़यात बड़े हो रहे होंगे ना मुल्कों में सब में, लेकिन वो डिस्कनेक्ट नहीं हो सकते रीजन के, इलाके के, खित्ते के, दुनिया। तो अगर आप खाली आइसोलेशन में एक बात को लेंगे तो आपको देखना पड़ेगा कि दुनिया में क्या हो रहा है। आप एक शहर का, एक मुल्क का मामला समझ नहीं सकते जब तक आप रीजन को ना देखें। अच्छा, आप सिर्फ ये देखें ना कि जो ट्रांजिशनल मीडिया है, ज़ाहिर है अभी तक दुनिया का एक मीडिया इसको समझ नहीं पा रहा कि क्या हुआ। तो न्यूयॉर्क टाइम्स जो है उसने आज ये जो 15 है उन्होंने कहा है कि ट्रम्प्स एम्बिशन टू रीड्रॉ द वर्ल्ड मैप्स इग्नोर्स दोज इफेक्टेड मोस्ट। ज़ाहिर है कि अफ्रीका में, बाकी जगहों पे, दुनिया भर में यूएसएड अगर बंद हुई है, कई ये यूएन से निकला है, गज़ा के अंदर कौन जो है वो ट्रक रुके हुए हैं, कौन पैसे देगा, ये पोलियो, सारा काम तो 2 नंबर नहीं हो रही। यूएसएड ने बहुत अच्छे काम भी इन अदारों ने बहुत ज़बरदस्त काम हुए हैं, यूनिसेफ के, ये जो बहुत सारी और तंजीमें हैं। तो सवाल ये है कि अब इसी तरह न्यूयॉर्क टाइम्स कह रहा है 16 के डिस्टरप्टर इन चीफ कांट एंड ऑफ वॉर। लाइक दिस गुस्सा है मीडिया को कि भाई हम इसका हिस्सा क्यों नहीं बन रहे, हम इसका हिस्सा क्योंकि वो, मैंने आपसे कहा ना कि प्रेसिडेंट पुतिन जो हैं उन्होंने किसी की बात इससे वो मुतासर नहीं होंगे। मतलब वो सारी बुलिंग देख चुके हैं, मीडिया की आगे पीछे उनको क्या उनके साथ हुआ, लोगों ने तो बिल्कुल उनको, तो वो उससे गुजर के आए हैं सामने। अच्छा, अब इसमें जो इम्पोर्टेंट बात है वो ये है सारी कि आप अगर इसमें जो है वो टास्क को मैं कोट कर रहा हूँ 6th, लेवरॉफ एंड रूबियो एग्री ऑन कम्युनिकेशन टू प्रिपेयर पुतिन ट्रम्प मीटिंग। ठीक है, और उसके साथ ही जो है वो पहले हम CNN बता चुके हैं कि सऊदी अरेबिया के अंदर ये तैयारी हो रही है अब। अच्छा, इसी दौरान जो है वो ये बात ध्यान में रखें कि ये होस्टेजेस वहाँ से रिलीज़ हो रहे हैं, और साथ उसके कैदी भी 1000 के करीब कैदी रिहा हो गए हैं, और जो जेलों से, और वहाँ से जो है वो पहला मरहला जारी है। उनके इसराइल की फ़ौज का जो सरबराह वो गया है वाशिंगटन, वो कह रहा है मैं 6 मार्च को मैंने रिज़ाइन कर जाना है, अपनी जो मुझसे गलती हुई सारी है वो, लेकिन शायद वाशिंगटन उनको रोक ले, अभी कहेगा रुको अपनी जगह।
अच्छा, तो ये और साथ ही ये सारे सऊदी अरेबिया इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर गया है। अच्छा, अब इसमें ये देखें ना, बहुत से वाक़यात, मतलब मिसाल के तौर पे आप ये देखें कि जैसे सीरिया है शाम के अंदर, शाम में बशारुल असद गए जो कि जिनका टिल्ट ज़्यादा रशिया की तरफ था, लेकिन उनकी जगह जो अहमद शारा आए, तो अहमद शारा जो हैं उनको तो तुलसी गैबर्ट जो आ रही हैं वहाँ पर, जो डायरेक्टर नेशनल इंटेलिजेंस हैं, वो उनका तो पूरा केस यही था कि ये जो है इनको अमेरिका सपोर्ट करता रहा है, जो यानी जो वहाँ पे जो ये सारी तंजीमें थी नुसरत, तो वो उसमें अब क्या हुआ है कि वो जो इसी दौरान जो है वो पुतिन और अहमद शारा के दरमियान जो बात हुई है टेलीफोन पे, तो उसके नतीजे में खामोशी से ये जो नया सीरिया इमर्ज हुआ है ये भी चला गया है टूवर्ड्स रशिया, ठीक है। और उसके साथ ही जो बहुत से मुल्क हैं, मैंने आपसे कहा ना, जैसे G7, G8, अभी G20, ये इरेलीवेंट होगा, क्वाड का क्या बनेगा, उसका क्या बनेगा, नेटो का क्या होगा, वो मतलब एक कौन सी आर्मी बनेगी यूरोप की, क्या वो, ये सारे इरेलीवेंट सी चीज़ें हो गई हैं। ये आप ध्यान में रखेंगे, जो हमारा रीजन है, ये खिता जो है पाकिस्तान का, ये तो हमें इल्म है, इंडिया, ईरान सारा, लेकिन जो सेंट्रल एशिया है, ये सेंट्रल एशिया जो है यहाँ पर अमेरिका नहीं था। ये जो है ये जो वेस्टर्न पावर्स थी, ये कभी भी वेस्टर्न पावर्स का जो है ये यहाँ पे आप समझें कि उनका बसेरा नहीं रहा, सवाए उस दौर के जब यहाँ पे बरतानिया और सोवियत यूनियन के दरमियान एक ग्रेट गेम हुआ। लेकिन बाद में, उसके बाद जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर या सेकेंड, तो यहाँ ये जो एरिया ऑफ इन्फ्लुएंस है ये सोवियत यूनियन का ही था, सेंट्रल एशिया। और उसमें दरमियान में जब सोवियत यूनियन को के ख़िलाफ़ यहाँ पे अमेरिका ने करनी, जब ये उनको उनके ख़िलाफ़ जो आना था, तो उसके बाद यहाँ जो यूनिवर्सिटी ऑफ नेब्रास्का के सिलेबस के मुताबिक जो है यहाँ पे अफ़गान जहाद हुआ। और फिर उसके बाद जो है वो उसके बाद ये 9/11 का वाक़या पेश आया, तो अमेरिका। अदरवाइज़ ये जो एरिया ऑफ इन्फ्लुएंस है ये तारीख़ी तौर पे जो है ये आप समझें कि ये तुर्क कबाइल और बाकी जो हैं यहाँ पे आर्यंस और फिर सोवियत और फिर चाइना और मंगोल्स और ये सारा, तो यहाँ पर नहीं रहा, सवाए उसके कि यहाँ से बरतानिया जब फैल रहा था, अब उनका ख्याल था कि हम फैलेंगे और आगे जाएंगे, तो वो ग्रेट गेम हुआ फिर उसका। अच्छा, अब ये देखना है कि यहाँ पर क्या अमेरिका ने यहाँ पर आना है, दोबारा नहीं आना, या ये के मामला, मैंने कहा ना बड़ी ताकत है कि भाई एक मिनट, हम सेंट्रल एशिया में क्या करेंगे जाके, दूर रहो। अच्छा, सीरिया में क्यों जाना है भाई, दूर रहो। फौजें कितनी रखनी है, 5,000 10,000 से क्या बनेगा, किसके खिलाफ रखनी है, निकालो बाहर। अच्छा, अभी इसमें लेकिन रीजनल छोटे वाक़यात, छोटे वो स्पार्क करेंगे बीच में। मिसाल के तौर पे लेबनान के अंदर कशीदगी पैदा हो गई कि जो नई जो गवर्नमेंट आई है प्रेसिडेंट ऑन की, उनके हिजबुल्लाह जो है उन्होंने कहा कि ईरान के प्लेन्स क्यों नहीं वहाँ पे लैंड हो रहे, कशीदगी पैदा हुई। उनके जो वज़ीर ख़ारजा थे उन्होंने फ़ौरी तौर पे ईरान के वज़ीर ख़ारजा, उनके वज़ीर ख़ारजा के दरमियान बात हुई, तय हो गया कि 18 के बाद वो मसला हल हो जाएगा। तो ये क्योंकि ये मुल्कों के अंदर भी बड़ी पावर है ना, मुल्कों के अंदर तहरीकें जन्म ले रही हैं, मुल्कों के अंदर जो है ये बहुत इनकलाब आ रहे हैं, गवर्नमेंट्स कैसे पॉलिसी, तो ये जो लॉन्ग टर्म है ना, तो इसलिए इसमें मैंने आपसे कहा ना कि ये चीज़ें साथ साथ चल रही हैं, ये तारीख़ लम्हात हैं। इसको याल्टा 2 कह दें, इसको तेहरान कॉन्फ्रेंस कह दें, जो भी नाम दे दें इसको, लेकिन ये है कि ये हो वही रहा है। क्योंकि पुतिन, ट्रंप और शी जिनपिंग का आपस में मिलना, तो बाकी दुनिया मुझे बताए ना फिर कहाँ पे आप कहेंगे जी उन तीनों डिसाइड करें। तो उसमें ताइवान आज कह रहा है कि जी 24 चाइना के जहाज़ जो हैं वो आ गए, क्योंकि कनाडा का एक वेसल गुजरा था बीच में से, वो स्टेट ऑफ जो ताइवान और चाइना के वहाँ से। अब मुझे बताएं इन हालात में वो 24 तैयारे चाइना के अगर उधर से बचाओ भी, कौन अमेरिका जाएगा इस पर, कौन जाएगा, वो मुलाकात तो नहीं जा रही है उनकी शी जिनपिंग से। तो दरमियान में मुल्क जो हैं वो कैसे अपने आप को बैलेंस करेंगे, किस ब्लॉक में रहेंगे, कैसे आगे, ये अब एक टू बी कंटिन्यूड। इंपॉर्टेंट चीज़ें क्या हैं कि मईशत मुल्कों की, सोशल अनरेस्ट ना फैले, दरमियान में एक दूसरे के साथ झड़पें ना शुरू हो जाएं, कशीदगी सरहदों पे, सिक्योरिटी, इंटरनल केओस ना हो, एक्सटर्नल केओस ना हो, लोग ज़रा। अच्छा, क्लाइमेट चेंज ऐसा नहीं है कि अमेरिकन को नहीं पता क्लाइमेट चेंज, लेकिन वो अपना क्लाइमेट, वो मतलब पूरी दुनिया का वो जो भाई मसला ये है कि उनको नहीं पता ख्याल से कि क्लाइमेट चेंज जो है वो हकीकतन एक बहुत बड़ा क्राइसिस है पूरी दुनिया में। लेकिन वो कहते हैं कि ये क्लाइमेट चेंज हमने ठेका लिया हुआ है, तो पिछड़ जाओ इससे, अपने आप को देखो भाई। जिसने इन्वेस्ट करना है आके अमेरिका में करे। उनसे पूछा कि आपने इसराइल को हथियार क्यों दे दिए हैं, तो प्रेसिडेंट ट्रंप ने कहा कि पैसे दिए उन्होंने, जो पैसे देगा वो पैसे हथियार ले ले, तो उन्होंने पैसे दिए इसराइल ने, तो हमने दे दिए हथियार, कोई इशू नहीं। उन्होंने ये नहीं कहा। अच्छा, उन्होंने उसके बाद कि मैं तो सोच रहा था कि ऐसे होगा, लेकिन ये कि ये तय करो। लेकिन साथ ही सऊदी अरेबिया और इजिप्ट और जॉर्डन
और ज़ाहिर अरब मुल्कों के अंदर ही तो मीटिंग्स हो रही हैं सारी, ये जो प्रेसिडेंट पुतिन की और प्रेसिडेंट ट्रंप की हो रही हैं। तो अरब मुल्क उसके बाद वो जो प्लान है ज़ाहिर है वो आगे पीछे भी हो सकता है इस दौरान में, क्योंकि बड़ा रोल प्ले कर रहे हैं ना अरब। अच्छा, तुर्की दरमियान में अपनी एक पावर इमर्ज कर गया दोबारा। तुर्की जो है ये वो तुर्की नहीं है जो आज से 100 साल पहले बहुत इमर्ज करके नया पावर उनकी बन गई दरमियान तुर्की। इसी तरह से जो है वो कई मुल्क जो हैं वो तो मैं आपसे सिर्फ ये कह रहा हूँ कि ये एक तारीखी लम्हा है, तारीखी लम्हात हैं, ठीक है। ज़ेलेंस्की का जो जाना है वो पूरा जो ऑर्डर था ना, मैं उससे पहले भी कहना कि वो ये जो एआई की टेक्नोलॉजीज आ गई है ना, इन एआई की टेक्नोलॉजीज़ के बाद ये जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और उसमें अब ये देखना है ना कि वो भी तो एक दौर था ना, बड़े बड़े ये जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद का दौर है ना, बड़े बड़े एयर डिफेंस शोज आगे पीछे और लाइट्स लगी हुई हैं, धारे हैं लोग, तो वो भी तो सारा सिस्टम अब एआई की वजह से नई टेक्नोलॉजी क्लाउड कंप्यूटिंग से फारिग हो रहा है ना सारा। तो वो भी जिसने लेना है भी बड़े महंगे जहाज ले ले, लेकिन मसला ये है कि ये जो कुछ यहाँ पे हो रहा है यानी दुनिया में हो रहा है, तो क्या बिलियंस ट्रिलियंस, देखें ना ट्रम्प कह रहा है कि भाई ले लो जिसने लेना है, लोगों ने ये नहीं कि हाँ ठीक है अब मुझे दूसरा प्लान पेश करें। और उसमें जो है ये भी हो सकता है कि दूसरे कैंप्स सामने आए, लेकिन वो दूसरे कैंप्स को भी लीड कौन करेगा, दूसरे कैंप्स को लीड कौन करेगा? अगर इसको समझा जाए कि ट्राइलेटरल है और 3 बड़े फैसला कर रहे हैं पूरी दुनिया के मैप्स का, और हमारे पास मिसाल है ना यल्टा कॉन्फ्रेंस की, उसी में डिसाइड किया ना 3 में बैठ के कि अक़वाम मुत्तहिदा बनेगा। ओ भाई वो अगले 50 पता नहीं कितने साल तक जो है वो 70 साल तक वो अक़वाम मुत्तहिदा ही खड़ा रहा। आखिर में दुनिया का एक मसला उसने हल नहीं किया, एक मसला हल नहीं किया अक़वाम मुत्तहिदा की किसी करारदाद ने, बल्कि वो एक क्लब बन गया, डिबेटिंग क्लब, बैठे हैं मुल्क और बैठ के गप्पे लगा रहे हैं वहाँ पे और पीआर बना रहे हैं अपनी, और बाद में अपने साथ एक टाइटल लगा रहे हैं कि भाई मैं अक़वाम मुत्तहिदा में पता नहीं तुरंग खान तो बहुत बड़ा मसाइल अपनी जगह खड़े हैं। तो मेरा ख्याल है कि ये तारीख के वो दिन हैं हिस्ट्री के जिनमें ये टू बी कंटिन्यूड है, और आने वाले दिनों में ये देखना है कि जो ये मुल्क हैं सारे, रियासतें हैं, मुल्क हैं, ये कैसे अपने आप को अपनी पोजीशनिंग करते हैं। ये बात जहन में रखें कि ये जो पूरा इलाका है ये बड़ी जंगों का हिस्सा रहा है सेकेंड वर्ल्ड वॉर का। कौन सा इलाका? ये जो कंबोडिया, ये जो वियतनाम, ये जो जापान, ये सारा वहाँ पर दूसरी जंग अजीम के बाद का ये हिस्सा रहा है जो, और लेकिन उसके बाद एक कमाल ये हुआ कि आसियान मुल्क आपस में जो है वो सारे उनकी भाईचारा भी अच्छा है, वो लड़ते भी नहीं है सारा, लेकिन यहाँ पर बहुत जंगें हुई हैं हमारे ईस्ट में, यानी जो बांग्लादेश से इधर जो म्यांमार और ये सारी साइड है। और उसी ज़माने में वो फिर आप देखें ना बहादुर शाह जफ़र उधर जलावतन किया जा रहा है उनको रंगून में, वो इंडिया की फिल्मों के गाने आ रहे हैं, मेरे पिया गए रंगून, क्यों गए भाई? तो मतलब ये उस ज़माने में फ़ौजें भर्ती हो रही हैं ना, यहाँ से जा रही हैं लड़ने के लिए वर्ल्ड वॉर में, तो गाने भी उसी तरह के आ रहे हैं, माहौल भी उसी तरह का बना हुआ है। जी बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। नाज़रीन के साथ ही आज का प्रोग्राम अपने इख्तिताम को पहुँचा, जिस मेरा सलीम को इजाज़त दीजिए अल्लाह ने के बाद। जी डॉक्टर साहब, अपना दोस्तों रिश्तेदारों के लिए, दोनों के लोगों का सब ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।